बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल के बारे में कुछ बात बताए थे, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, ये सारे पॉइंट डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी जो है उस मेल्टिंग पॉइंट, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जब क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा कब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोज्ड पैक्ड सॉलिड। जितना ज्यादा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होगा। जितना ज्यादा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होगा और उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, और जितना ज्यादा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वो उतना करीब आ सकता है सॉलिड स्टेट में। जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो उतना ज्यादा करीब सॉलिड स्टेट में नहीं आ पाता। हम लोग सॉलिड स्टेट का बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में हीट देंगे तभी जाके मेल्ट करेगा वो, है ना। तो हाईली सिमेट्रिकल सॉलिड ऑलवेज फॉर्म अ हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, एंड हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ ग्रेटर लैटिस एनर्जी, देयरफॉर ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ कंपेयरिंग सिस एंड ट्रांस, CH3CH double bonded CCH3H and CH3CH double bonded CCH3H, सिस वाला और ट्रांस वाला। इसके आगे आने वाले टॉपिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं उसको हम लोग ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। देखने में तो सिस वाला भी सिमेट्रिकल है और ट्रांस वाला भी सिमेट्रिकल है, लेकिन बात यह है कि किसमें कितने ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकल में हम बताएंगे कि सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ट्रांस वाला में चारों मौजूद होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है। सिस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, ट्रांस वाले में चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल बिकॉज इट हैज ऑल द 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। All the 4 element of symmetry. Cis वाले में it has only 2 element of symmetry. 2 element of symmetry. Therefore, trans is more symmetrical. And if trans is more symmetrical, then definitely melting point of the trans is greater than the cis form. Melting point of the trans is greater than the cis form. ऐसे सोचो कि मान लो तुम्हारे सामने एक स्फीयर है और एक क्यूब है। स्फीयर और छोटा सा क्यूब, दोनों ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई एक अनसिमेट्रिकल है, दोनों में कोई एक हाईली सिमेट्रिकल है, दोनों ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैकिंग के हिसाब से किसका पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होगा? एफिशिएंट मतलब क्या? गैप नहीं बचना चाहिए, वॉइड नहीं बचना चाहिए। तो जब क्यूब के ऊपर क्यूब आप अरेंज करते जाओगे तो वॉइड क्या होगा? 0। क्यूब ज्यादा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बना सकता है एज कंपेयर टू स्फीयर। तो पैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ट्रांस में ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होने के कारण ट्रांस इज ऑलवेज मोर सिमेट्रिकल देन सिस फॉर्म, देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांस इज इन जनरल ग्रेटर देन द cis form.
melting point is directly proportional to the compactness of the structure. Compactness of the structure. Therefore, in general, if the number of carbon are same, in general, if the number of carbon are same, then melting point of open chain is less than the melting point of cyclic ring. सेम नंबर ऑफ कार्बन, मान ले 6 कार्बन का हमारे पास एक ओपन चेन है और 6 कार्बन का एक रिंग सिस्टम है. रिंग सिस्टम इज ऑलवेज मोर कॉम्पैक्ट देन ओपन चेन, जिस कारण से साइक्लिक रिंग वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. साइक्लिक रिंग वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक कैरेक्टर. जो रिंग जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है. एरोमेटिसिटी ब्रिंग्स कॉम्पैक्टनेस इन द स्ट्रक्चर. जितना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो. Arrange the 5 questions in their melting point order. ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिस. अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो सिस का ज्यादा होता, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से. ये था ना पिछले क्लास में. यहाँ डाइपोल मोमेंट नहीं देखना है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखना है. ट्रांसफॉर्म मोर सिमेट्रिकल, पैरा वाला मोर सिमेट्रिकल, therefore it has more melting point. Open chain and ring is more compact than open chain, therefore ring has more melting point. Ring बिना एरोमेटिसिटी का, रिंग एरोमेटिसिटी का, मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का ज्यादा होगा साइक्लोहेक्सेन से. और जैसे जैसे एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. नैप्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट बेंजीन से ज्यादा होता है. नैप्थलीन एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. It has greater melting point than benzene. As the aromatic character will increase, compactness in structure increases, therefore the melting point increases. Cis और trans का melting point ही general याद रखिएगा. अगला फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी. ओके, वेरी सिंपल. अगर हम सिस फॉर्म को इमेजिन करें और ट्रांसफॉर्म को इमेजिन करें, ये रीजन तो सबको ऑब्वियसली पता है कि सिस फॉर्म में क्या होगा कि अगर दो बड़े ग्रुप हैं तो सेम साइड होने के कारण ये दो बड़े ग्रुप क्या होंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे. ओवरलैप करने के कारण इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन. और स्टेरिक रिपल्शन के कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा. लेकिन अपोजिट साइड होने के कारण यहां पर स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, वेरी लेस. तो जहां स्टेरिक रिपल्शन आ गया सेम साइड होने के कारण वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने के कारण स्टेबिलिटी घट गया. इन जनरल ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. लेकिन यह भी ध्यान रखना, इन जनरल बात है, ऐसा भी सिचुएशन आता है कभी कभी कि सिस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से. यही रिपल्सिव फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स में चेंज हो जाए, अगर हम बोले कि दोनों ग्रुप सेम साइड है और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ गया. अट्रैक्टिव फोर्स कैसे आ सकता है, दो कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा कारण हो सकता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन. एक आयन है और एक डाइपोल है, तो आयन और डाइपोल अट्रैक्शन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स, अगर अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाए तो सिस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रांस से, है कि नहीं. अरेंज द फॉलोइंग इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर. 1,2 difluoroethene cis form and 1,2 difluoroethene trans form. 1,2 dichloroethene cis form and 1,2 dichloroethene trans form.
Arrange the following in the stability order. Malic acid and fumaric acid. Arrange the following in their stability order. पहले वाले में 1,2 डाइफ्लोरो सिस एंड ट्रांस इथीन, ऑब्वियसली ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है सिस से। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होता है, याद रखना। 1,2 डाइक्लोरो सिस फॉर्म एंड 1,2 डाइक्लोरो ट्रांस फॉर्म ऑफ द इथीन, है कि नहीं? ध्यान रहे, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन Cl थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी मौजूद है। ये लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन है। ये कॉन्जुगेशन के वजह से ये सिस वाला जो है वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड, एक पे नेगेटिव क्योंकि पाई बॉन्ड गया नेगेटिव चार्ज, और एक ने अपना लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू कॉन्जुगेशन। नो डाउट यहां पर भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड है। सेम साइड होने के कारण उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, अपोजिट साइड होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता। सिस वाला ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। बहुत ही कॉमन सा सवाल फ्रेम होता है कि 1,2 डाइफ्लोरोइथीन, फ्लोरो में ट्रांस इज मोर स्टेबल, बट 1,2 डाइक्लोरोइथीन में सिस वाला इज मोर स्टेबल, एंड द रीजन इज रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन। समझ में आ रहा? मैलिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड सिस फॉर्म, देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इन द सिस फॉर्म, therefore the cis form is more stable। जहां पे रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाए वहां पर सिस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होने के कारण सिस वाला ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस वाला कम स्टेबल है, अपोजिट साइड होने के कारण। मैलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन फ्यूमरिक एसिड। मैलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन फ्यूमरिक एसिड। अगला, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ध्यान रखना। कार्बन ऑक्सीजन डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दिस विल बिहेव लाइक अ डाइपोल एंड दिस इज आयन, एंड देयर विल बी अ आयन डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट हियर ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ion can be NH3 positive, it can be OH2 positive, any positively charged. Dipole, carbon bonded to fluorine, carbon bonded to chlorine, carbon bonded to bromine, carbon bonded to OAC, carbon bonded to CHO, carbon bonded to OMe. These all can behave like dipole, और इन दोनों के बीच में ion dipole attraction होता है। लेकिन ध्यान रखना, नो आयन डाइपोल अट्रैक्शन टू बी टेकन इफ द डाइपोल इज
carbon bonded to iodine, carbon bonded to sulfur, S, carbon bonded to SeH, etc. due to size. FCl, Br तीनों पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन लिया जाता है, लेकिन आयोडीन पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन नहीं लेते। सल्फर, सिलीनियम, फास्फोरस पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन नहीं लेते। यही सवाल में अगर हम यहां पर हटा दें OMe और लगा दें आयोडीन, सॉरी यहां पे आयोडीन अगर लगा दें I और I, तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि I के साथ आयन का आयन डाइपोल अट्रैक्शन नहीं लिया जाएगा। और अगला जो 3 सवाल है, ये तो मैंने बहुत पहला लेक्चर ऑफ GI में बता दिया था कि साइक्लोअल्कीन में GI 8 कार्बन से शुरू हो जाता है, 8 से 11 सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, और 12 से आगे ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। 10 कार्बन के रिंग में पाई बॉन्ड, ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म, कौन ज्यादा स्टेबल? सिस ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस में ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ पाया जाता है। 8 कार्बन के रिंग में सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। लेकिन 12 कार्बन के रिंग में सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांस बिकम्स मोर स्टेबल देन द सिस। 7 कार्बन तक के रिंग के पाई बॉन्ड के अबाउट GI नहीं होता, साइक्लोहेप्टीन का GI नहीं होता, बिकॉज ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। साइक्लोऑक्टीन से GI शुरू होता है। 8 से लेकर 11 कार्बन तक के पाई बॉन्ड में, 8 से 11 कार्बन तक के रिंग के पाई बॉन्ड के अबाउट GI होगा, लेकिन सिस ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। और 12 से आगे ट्रांस बिकम्स स्टेबल देन सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड्स हियर। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, ये बहुत ही हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा बोरियत महसूस होगा, लेकिन जो महसूस करो अपने तक ही रखो, और चुपचाप जितना हम डिक्टेट कराते जाएं उसको कॉपी करते चले जाना। और ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में कुछ भी बनाया जा सकता है इस टॉपिक में, पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें लॉजिकल कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करना ऐसा मिसिंग है इस टॉपिक में। इट इज हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक। थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा जब हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर वेयर बोट वोट डिस्कस जब करेंगे तब। लिखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द infinite number of forms which are obtained due to the free rotation about single covalent bond. Infinite number of forms which are obtained due to the free rotation about a single covalent bond, ब्रैकेट में लिख लेना सिग्मा बॉन्ड। Infinite number of forms which are obtained due to the free rotation about a single covalent bond, sigma bond, are called conformations. सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन चल रहा होता है। पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हिंडर था, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये फ्री रोटेशन कराते कराते हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स बना सकते हैं। कोई किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने ऐसा बना दिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स बन सकता है। दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशंस। दीज कन्फर्मेशंस डिफर इन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली दीज कन्फर्मेशन डिफर्स इन स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। हो सकता है 2 बल्कि ग्रुप बिल्कुल आसपास हैं, लेकिन रोटेशन के कारण बल्कि ग्रुप गया नीचे,
रिपल्शन कम हुआ, लेकिन जैसे जैसे बल्कि ग्रुप सामने आ रहा है वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर रिपल्शन घटेगा। रिपल्शन बढ़ने घटने से हर फॉर्म का एनर्जी और स्टेबिलिटी अलग अलग होता है, और इसी एनर्जी और स्टेबिलिटी के एनालिसिस को कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। यह पता करना कि मॉलिक्यूल कौन से कन्फॉर्मर में ज्यादा वक्त बिताएगा, कौन सा कन्फॉर्मर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, कौन से कन्फॉर्मर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जो ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यही सब एनालिसिस करना जो होता है वो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। देखिए, हायर लेवल पे द वर्ड कन्फर्मेशन डिफर फ्रॉम द वर्ड कन्फॉर्मर। लेकिन अभी मत लिखो, जहां एक लाइन हम लिखाएंगे वही लिखना। आपके लेवल तक द वर्ड कन्फॉर्मर इज इक्वल टू द वर्ड कन्फर्मेशन, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट करो दिमाग में। कन्फॉर्मर और कन्फर्मेशन वर्ड को कुछ बुक्स बराबर मानते हैं और कुछ हायर लेवल के बुक ये दोनों में भी अंतर रखता है। वो अंतर भी हम आपको बताएंगे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब। आप अपने लेवल पे कन्फॉर्मर और कन्फर्मेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। कन्फॉर्मर इज कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन, दे मे बी कॉल्ड एज कन्फर्मेशन, दे मे बी कॉल्ड एज कन्फॉर्मर, बट द एक्यूरेट इज कन्फर्मेशन बोले, हम कन्फॉर्मर नहीं लिखा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखें। फॉर द रोटेशन द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मच लेस देन 25 किलो कैलोरी पर मोल। फॉर द रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, for the rotation about sigma bond, the energy requirement is much less than. For the rotation about sigma bond, the energy requirement is much less than. For the rotation about sigma bond, the energy requirement is much less than 25 kilocalorie per mole, which is available in surrounding. अब देखोगे कि ये रोटेशन करने के लिए ना 3 किलो कैलोरी से 5 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा से ज्यादा की जरूरत होती है। हमारे सराउंडिंग में 25 किलो कैलोरी पर मोल अवेलेबल रहता है अप्रोक्सीमेटली एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट 25 किलो कैलोरी पर मोल से कम है, वो प्रोसेस इस सराउंडिंग में अपने आप बिना किसी असिस्टेंस के होते रहेगा। जैसे टॉटोमराइजेशन, टॉटोमर क्यों बनता है? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द इंटर कन्वर्जन इज वेरी वेरी लेस, इसलिए टॉटोमर तुरंत इक्विलिब्रियम पे आ जाते। सेम चीज सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन क्यों होते रहता है? पहला कारण, एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लेस, 3 से लेकर 5 किलो कैलोरी पर मोल के यूज से फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। एनर्जी अवेलेबल इन द सराउंडिंग इज मच ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, द फ्री रोटेशन हैपेंस टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन ऑफ द मॉलिक्यूल। द फ्री रोटेशन हैपेंस टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन ऑफ अ मॉलिक्यूल। द फ्री रोटेशन हैपेंस टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन ऑफ अ मॉलिक्यूल। स्टैटिक स्ट्रेन ऑफ अ मॉलिक्यूल। स्टैटिक स्ट्रेन को आप फिजिकली ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हें 4-5 घंटा के लिए हाथ पैर बांध के एक जगह बिठा दिया जाए और अचानक रस्सी खोला जाए तो तुम क्या करोगे? समझ में आ रहा? थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा इससे, थोड़ा पैर ऊपर, थोड़ा हाथ नीचे। जब मॉलिक्यूल रुक जाएगा, मॉलिक्यूल में तरह तरह के रिपल्शंस होते, वैंडरवाल रिपल्शन साइज के वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के वजह से, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। मॉलिक्यूल अगर रुका हुआ रहेगा तो ये सारे रिपल्शन कॉन्टिन्यूअस लग रहे हैं मॉलिक्यूल पे, और रिपल्शन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। स्ट्रेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टैटिक स्ट्रेन, रुका हुआ कंडीशन में जो रिपल्शन बढ़ेगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप करेगा। वो स्ट्रेन के कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। वो फ्री रोटेशन करके अपना इस स्टैटिक स्ट्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग कन्फॉर्मर में।
अलग अलग कन्फॉर्मेशंस में ये अपना स्टैटिक स्ट्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे रेजोनेंस के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वैसे कन्फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है कि अपना टोटल स्टैटिक स्ट्रेन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग कन्फॉर्मेशंस बना के, जिसके कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती। इस वजह से फ्री रोटेशन चलता है। मॉलिक्यूल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स स्टैटिक स्ट्रेन इनटू वेरियस कन्फॉर्मेशंस, therefore the stability increases and therefore the rotation happens. आगे लिखो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, it is the angle between any two bonds of the same atom. Bond angle, it is the angle between any two bond of the same atom. Bond angle, it is the angle between the bonds, any two bonds of the same atom. सबको पता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, लेकिन एक वर्ड देखो, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल, it is the angle between any two bonds of the adjacent atom. It is the angle between any two bonds of the adjacent atom. It is the angle between any two bonds of the adjacent atom. It is the angle between any two bonds of the adjacent atom. जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल हम ड्रॉ किए, H मिथाइल, CH Cl, यहां कर दिए मान ले हम OH, इधर कर दिए से OH, इधर कर दिए H, इधर कर दिए CH3, ये कार्बन, कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और रोटेशन चल रहा है। किसी भी एटम का कोई भी दो बॉन्ड का बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। जैसे ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये वाला भी बॉन्ड एंगल। लेकिन व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल? अगल बगल एडजेसेंट एटम का कोई दो बॉन्ड का बीच का एंगल। जैसे मान लो तुमसे बोले कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड? इट इज 180 डिग्री एंड इट इज अ डाइहेड्रल एंगल। द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट, ये दो बॉन्ड है दो अलग अलग एटम पे, ऐसे समझो, ये एटम ये एटम। अभी फिलहाल एंगल कितना? डाइहेड्रल एंगल 0। धीरे धीरे रोटेशन हुआ, समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू रोटेशन डाइहेड्रल एंगल चेंजेस बट द बॉन्ड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, एनी टू बॉन्ड्स ऑफ द एडजेसेंट एटम, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। और जब कार्बन कार्बन के अबाउट या दो एटम के अबाउट रोटेशन चलेगा ना, तो इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड के बीच का एंगल हमेशा चेंज होगा। ड्यू टू रोटेशन द बॉन्ड एंगल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट द डाइहेड्रल एंगल कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस। ड्यू टू रोटेशन द बॉन्ड एंगल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट द डाइहेड्रल एंगल चेंजेस। ड्यू टू रोटेशन, free rotation, the bond angle always remain constant, but dihedral angle always changes. In the molecule, there are two types of repulsion. पहला टाइप ऑफ रिपल्शन को कहते हैं वैंडरवाल रिपल्शन। वैंडरवाल रिपल्शन, वैंडरवाल रिपल्शन इज ड्यू टू द साइज एंड मास। दो बड़े बड़े ग्रुप है मॉलिक्यूल में, उनका साइज और मास के वजह से जो रिपल्शन हो रहा है उसे हम लोग वैंडरवाल रिपल्शन कहते हैं। और दूसरा रिपल्शन को हम लोग कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। Interelectronic repulsion, due to the repulsion between electrons, इसको हम लोग टॉर्शनल रिपल्शन भी कहते हैं।
टॉर्शनल रिपल्शन. टॉर्शनल रिपल्शन इज बेसिकली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से रिपल्शन. टॉर्शनल रिपल्शन, साइज और मास की वजह से रिपल्शन. वैंडरवाल रिपल्शन, हर तरह का रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है और बढ़े हुए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन. वैंडरवाल रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल में आता है वैंडरवाल स्ट्रेन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से मॉलिक्यूल में आता है टॉर्शनल स्ट्रेन. दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल स्ट्रेन. वैंडरवाल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शन मतलब क्या? जब हम एक स्प्रिंग को घुमाना चाहते हैं तो रिपल्शन फील करते हैं ना, टॉर्शन. समझ में आ रहा है? तो वही तरह का टॉर्शन इसमें भी फील होगा. जैसे मान लो दो बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर अपोजिट साइड है. जैसे जैसे हम घुमाने का कोशिश करेंगे तो वो बॉन्ड पेयर बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा. कहने का मतलब यहां से यहां तक हम रिपल्शन फील करेंगे. समझ में आ रहा है? ऐसा लगेगा कि हम स्प्रिंग को घुमा रहे हैं, ऐसे रिपल्शन मैक्सिमम हो रहा है यहां पर, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. बात समझ में आ रहा है? टॉर्शनल रिपल्शन और स्ट्रेन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, and van der Waal repulsion या van der Waal strain is a result of van der Waal force of van der Waal forces. Repulsion due to size and mass, steric repulsion. Steric repulsion को ही van der Waal repulsion आप समझ सकते हो. और ये दोनों रिपल्शन मिला के टोटल रिपल्शन. अब हम ये दो तरह का रिपल्शन को इसलिए अलग अलग लिखे हैं बेटा कि कभी कभी किसी फॉर्म में एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वैन डर वाल तो लगेगा लेकिन टॉर्शनल नहीं लग रहा. ऐसा भी कंडीशन आएगा जहां वैन डर वाल भी लग रहा है और टॉर्शन भी लग रहा है. मतलब तुमको आसानी होगा कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट करने में कि टोटल रिपल्शन, टोटल स्ट्रेन किस फॉर्म में कितना है, किस फॉर्म में ज्यादा है, किस फॉर्म में कम है. अब मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन. हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बहुत तरह तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार. कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किए थे इन अ डैश वेज फॉर्म. डैश वेज टेट्राहेड्रल कार्बन जो है उसका कोई भी दो बॉन्ड एक प्लेन पे आ जाता है, बाकी तीसरा और चौथा अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. डैश वेज का हम भी थोड़ा बहुत आइडिया दिए, ऑप्टिकल में और भी हम ज्यादा आइडिया देंगे. अपने इस टॉपिक में मुझे बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल क्लियर दिखना चाहिए. जैसे हम बनाए थे स्ट्रक्चर उसमें डाइहेड्रल एंगल क्लियर नहीं दिख रहा था. समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल क्लियर दिखे, तब जाकर हम लोग कन्फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं. तो जैसा ऐसा रिक्वायरमेंट आता है वैसे वैसे हम लोग मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. डैश वेज जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. दो और रिप्रेजेंटेशन देखो जो कि इस टॉपिक में इस्तेमाल होगा. वेरी सिंपल, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स फॉर्मूला, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन. वेरी सिंपल. मान लो एक मॉलिक्यूल है CH3 बॉन्डेड टू CH3. कोई भी दो एडजेसेंट एटम के बीच में हम लोग सॉहर्स फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं. जैसे इसमें तो दो ही एटम है, जहां 4-5 एटम होगा या तो दिया होना चाहिए कि कौन से दो एटम के बीच में हमको सॉहर्स बनाना है. नहीं दिया है तो बिल्कुल मिडिल मोस्ट दो कार्बन को उठा के हम लोग सॉहर्स बना देते हैं. क्या है? दो कार्बन, दो एडजेसेंट कार्बन को स्लैंटिंग लाइन बनाना. यह है पहला कार्बन, यह है दूसरा कार्बन, स्लैंटिंग लाइन. इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन पे मुझे 3 बॉन्ड और बनाना है. पहला बॉन्ड कहीं भी बना लो, लेकिन जनरली या तो नीचे की ओर बनाओ या तो ऊपर की ओर बनाओ. पहला या तो यहां पे नीचे की ओर बनाओ या ऊपर की ओर बनाओ, वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड. और उसके बाद जो दो बॉन्ड लगाओगे बिल्कुल 120 डिग्री के दूरी पे, यहां से यहां 120, फिर इसके बाद 120,
ये लग गया 3 बॉन्ड इस पे। समझ में आ रहा है? 120 डिग्री, 109 क्यों नहीं? ये तीनों फिंगर का टिप कितने एंगल पे दिख रहा है? यहां 109 है, उससे क्या मतलब? मेरे को जो दिख रहा है वही हम बनाएंगे ना। ये तीनों फिंगर की दूरी एंगल में कितना है एक दूसरे से? 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। सेम चीज, वही चीज हमको दिख रहा था। एक वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड बना लिए, बाकी दो को 120 डिग्री के दूरी पे बना देना है। जैसे यहां पर मान ले वर्टिकली अपवर्ड बना दिए 120 डिग्री के दूरी पे, बाकी दो और को बना देना है, बाकी 3 हाइड्रोजन को लगा दो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं सॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉर्स रिप्रेजेंटेशन में मेरे को क्लियरली दोनों एटम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखता है। ऐसा देखने में लगता है कि 2 टेट्राहेड्रल एटम को जोड़ दिया गया, और सिग्मा बॉन्ड भी क्लियरली दिख रहा है, जिसके अबाउट हम लोग फ्री रोटेशन कराएंगे। फ्री रोटेशन करा करा के अलग अलग कन्फॉर्मेशंस बनाएंगे। सॉर्स फॉर्मूला। किसी ने यहां पर एक बॉन्ड को नीचे बना दिया तो वो गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के अबाउट फ्री रोटेशन चल रहा है। कैसे भी बनाओ, जो बनाओगे वो सही रहेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन तो चल रहा है ना, फ्री रोटेशन। सच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सॉर्स रिप्रेजेंटेशन। CH3 CH2 CH2 CH3. Okay, somebody said draw the Sahar's projection between carbon 1 carbon 2. 1 2 3 4 कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में Sahar's बनाओ। ओके, स्लैंटिंग लाइन। कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 पे 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। दूसरे वाले कार्बन पे क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक पूरा ये इथाइल। समझ में आ रहा है? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ET लिख दिए, बन गया कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में। किसी ने बोला नहीं, कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में बनाओ स्लैंटिंग लाइन। कार्बन 2 कार्बन 3, कार्बन 2 पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, कार्बन 3 पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ये बन गया सॉर्स प्रोजेक्शन बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3। रिमेंबर, इफ नथिंग इज सेड देन वी ऑलवेज सेलेक्ट द मिडिल मोस्ट 2 एटम फॉर ड्रॉइंग द सॉहर्स। अगर इस N-ब्यूटेन में कुछ नहीं बोला गया होता तो मैं कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में सॉहर्स बनाता और उसके बाद कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस शुरू करता। जब क्लियरली बोल दे कि 1 और 2 के बीच में कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करो, तब हम 1 और 2 के बीच में कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? CH3 CH2 NH2, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सॉहर्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कार्बन कार्बन के बीच में बना रहे थे, वैसे ही हम कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ही बनाएंगे। बस अंतर यह रहेगा कि एक को कार्बन मान लिया और एक को नाइट्रोजन क्लियरली लिख दिए। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ओके, फर्स्ट मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है। मान लेते हैं लोन पेयर यहां पर है, तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन ऐसे होगा। तुम्हारी इच्छा, चाहो तो नाइट्रोजन को आगे रखो, कार्बन को पीछे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सॉर्स को घुमा दो 180 डिग्री से, वही चीज आ जाएगा। क्लियर है? अगला प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड न्यूमन्स प्रोजेक्शन, और अपने टॉपिक में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सॉहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ सॉहर्स प्रोजेक्शन। मान लो एक सॉहर्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है, H H और H, इधर भी H H और H,
इसका मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। फॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन ये दो कार्बन के एटम है, व्यू द मॉलिक्यूल अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट व्यू करना है आपको मॉलिक्यूल को। सॉहर्स में हमेशा आगे से व्यू करना है मॉलिक्यूल को, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बन एटम आपको दिखेगा लेकिन पीछे वाला कार्बन एटम नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? जो कार्बन एटम दिख रहा है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नहीं दिख रहा है उसके चारों ओर एक सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट इज द विजिबल कार्बन, सर्कल इज द इनविजिबल कार्बन। क्लियर है? और बाकी बॉन्ड जितने दिख रहे हैं आधे अधूरे पूरे सबको ड्रॉ कर देना है। जैसे सामने वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक ऊपर और 2 इस तरीके से। पीछे वाले कार्बन पे पूरा बॉन्ड तो नहीं दिखेगा लेकिन जो भी दिखेगा H, H और H, देखो हम कहां से जोड़ रहे हैं। ये नहीं कि सर्कल से ही जोड़ दिए पकड़ के, सर्कल से जोड़ दोगे तो कार्बन का 6 वैलेंसी हो जाएगा, 6 क्या 7 हो जाएगा। सर्कल अपने आप में कार्बन एटम है, तो पीछे वाला बॉन्ड कहां से शुरू होगा? इस सर्कल से। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन, जैसे दिख रहा था वैसे ही। ये हाइड्रोजन नीचे था इसलिए नीचे बनाए, ऐसे था तो ऐसे बनाए। अब ऐसे रिप्रेजेंटेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि हमको सीधे इसे बोलेंगे बॉन्ड एंगल, लेकिन बेटा इसे बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल इज क्लियरली विजिबल इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टॉपिक। सामने वाले कार्बन को रोक के पीछे वाला कार्बन घुमाते चले गए, डाइहेड्रल एंगल चेंज करेगा। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉरी सॉहर्स प्रोजेक्शन ऐसा रहता, H, H एंड H, इधर भी H ऊपर, H एंड H, सामने वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन, सामने वाला कार्बन पे एक H ऊपर और बाकी 2 H ऐसे दिख रहे हैं। पीछे वाला कार्बन पे भी वही सीन है, तो इसका यह मतलब नहीं कि बनाएंगे नहीं, इसके ऊपर ठीक ये ओवरलैप कर गया ना, तो ये तो हमको दिखेगा ही नहीं, ये तो ढक दिया उसे। लेकिन फिर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्रॉइंग इट वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ऐसे ड्राइंग में अंडरस्टूड होता है कि ये सामने वाला एटम, सामने वाला बॉन्ड पीछे वाला एटम, पीछे वाले बॉन्ड को कंप्लीटली ढक रहा है, तो थोड़ा सा गैप करके भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। इस केस में हम लोग बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल इन दोनों के बीच में कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। 60 है ना? यहां डाइहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली सपोज मिथाइल H, H, मिथाइल H एंड H, न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक मिथाइल नीचे 2 H इस तरीके से, पीछे वाले कार्बन पे मिथाइल ऊपर H एंड H। सपोज करो CH3 CH2 NH2 मॉलिक्यूल होता और हमसे बोला जाता कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सॉहर्स बनाओ और न्यूमैन बनाओ, सॉहर्स बनाओ और न्यूमैन बनाओ, तो हम जानबूझ के इस नाइट्रोजन को आगे रखते और कार्बन को पीछे रखते। क्यों? क्योंकि पीछे वाले को तो सर्कल से ही डिनोट करना है। अगर पीछे नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन हमको समझ में कैसे आएगा अगर हम सर्कल बना दिए? समझ में आ रहा है? डॉट और सर्कल बना देना मतलब कि दोनों कार्बन, तो नाइट्रोजन को क्लियरली दिखाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन को आगे रखते हैं और कार्बन को पीछे रखते हैं। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ओके, लेट अस ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन। सामने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्लियरली लिख देंगे। कार्बन के अलावा जो भी दूसरा एटम आया उसको बिल्कुल सामने रखना है। सर्कल अभी भी कार्बन डिनोट कर रहा, डॉट हटा के हम लोग क्या लिख दिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे ये रहा लोन पेयर और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन पे मिथाइल H एंड H, बन गया न्यूमैन प्रोजेक्शन इस इथाइलअमीन का। नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, छोड़ देंगे।
अल्टीमेट आदमी। यह भी कोई डाउट है? दोनों नाइट्रोजन हुआ तो जब एक नाइट्रोजन एक कार्बन हुआ तब तो हम इतना जुगत लगाए कि नाइट्रोजन को आगे किए पीछे सर्कल किए। अब दोनों नाइट्रोजन होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, गिव अप। उसके लिए सॉहर्स न्यूमैन, सॉहर्स तो बना सकते हैं लेकिन न्यूमैन नहीं बना सकते। हर चीज को y = mx + c टाइप का सोचते हो तुम लोग। गणित एक कहा गया ना, बस जनरल चेंज करते जाए m और c, बस धमाधम। ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वेरी बिग मिस्ट्री। आगे हेडिंग लिखो, कन्फर्मेशंस इन इथेन। Conformations in ethane, CH3 सामने वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन। मान लो सामने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है और पीछे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ। अब हम डायरेक्ट बना दिए न्यूमैन प्रोजेक्शन। सामने वाले कार्बन को रोको और पीछे वाले कार्बन को 60-60 डिग्री से घुमाते चले जाओ। तो जैसे ही हम सामने वाले कार्बन को रोककर पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो रिप्रेजेंटेशन, कभी कभी आरो साइन ऐसे रहता है, कभी कभी आरो साइन ऐसे दिया रहता है। दिस इज अ क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन, और वही अगर नीचे से रहता तो वो एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन। 60 डिग्री क्लॉकवाइज सामने वाले को रोककर पीछे वाले को 60 डिग्री से घुमाए। जैसे ही हम पीछे वाले को 60 डिग्री से घुमाएंगे, सामने वाला जैसा था वैसे ही 60 डिग्री से घुमाने पे बिल्कुल इस तरीके का हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। अगेन अ 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन फॉर द बैक कार्बन विल गिव यू द सेम थिंग। सामने जैसे था वैसे ही, लेकिन पीछे हो गया इस तरीके का। जब रिपीट होने लगे तो छोड़ देना है। हमेशा ये करना है कि कोई 2 कार्बन के बीच में कन्फर्मेशनल एनालिसिस करना है तो उसका न्यूमैन बना लो। एक कार्बन को रोककर पीछे वाले कार्बन को हर 60 डिग्री पे रोटेशन स्टार्ट करो। जब तक अलग अलग देखने में मिले तब तक बनाना है, और जब रिपीट करना शुरू करे तो वहीं पे छोड़ देना है। समझ में आ रहा? ओके। बेसिकली कन्फॉर्मेशंस इन इथेन में हम लोगों को 3 टाइप के कन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। इफ द डाइहेड्रल एंगल is 60 degree, it is always called as staggered form. If the dihedral angle is 0 degree, it is called eclipsed form. And if the dihedral angle is greater than 0 degree, less than 60 degree, सब के सब को इकट्ठे बोला जाता है स्क्यू फॉर्म। तो बेसिकली नो डाउट हम लोग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर मिलेगा, कन्फर्मेशंस मिलेंगे, लेकिन 2 एक्सट्रीम है। एक तो डाइहेड्रल 60 से ज्यादा हो ही नहीं सकता 2 बॉन्ड के बीच में। 60 डिग्री वाला डाइहेड्रल एंगल वाले फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म, 0 डिग्री वाले को एक्लिप्स फॉर्म, और 0 और 60 के बीच में तुम जो इमेजिन करोगे वो सब के सब को हम लोग स्क्यू फॉर्म कह देते। दिस इज स्टैगर्ड, दिस इज एक्लिप्स्ड, अगेन स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में जो भी तुम फॉर्म को इमेजिन करो, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज स्क्यू फॉर्म। 2 कन्फॉर्मर, हम तो कन्फॉर्मर बोल ही नहीं रहे, हम तो कन्फर्मेशंस बोल रहे। 2 कैसे हुए? स्क्यू वाला कहां गया?
पहला और तीसरा सेम है, लेकिन पहला और दूसरा के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, और वो सबको क्या बोलेंगे? स्क्यू फॉर्म। जैसे अगर हम तुमको सामने दिख रहे हैं स्टैगर्ड, घूम जाए 180 डिग्री से एक्लिप्स, लेकिन सामने और घूमने के बीच में जो जो फॉर्म दिखा तुमको वो सब स्क्यू है। तो तीन ही या दो ही कैसे बोल रहे? समझ रहे? वेरी सिंपल। अगर हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैगर्ड में एक्लिप्स्ड में ज्यादा आएगा स्टैगर्ड से, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर मिनिमम डिस्टेंस पे है कि नहीं? तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इस फॉर्म में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। वैंडरवाल रिपल्शन यहां पर तो हाइड्रोजन एटम के बीच में ही है, तो यहां पर दो हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम दूरी पे है, लेकिन यहां पे दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गया, तो वैंडरवाल रिपल्शन भी एक्लिप्स्ड विल बी ग्रेटर देन स्टैगर्ड फॉर्म। ऑब्वियसली टोटल रिपल्शन एक्लिप्स्ड ग्रेटर देन स्टैगर्ड, पोटेंशियल एनर्जी एक्लिप्स्ड ग्रेटर देन स्टैगर्ड, स्टेबिलिटी staggered greater than eclipsed, potential energy order will be eclipsed form greater than skew form greater than staggered form, and stability का order will be staggered form is more stable than skew form, more stable than eclipsed form। जब दो एटम या दो ग्रुप बिल्कुल आसपास आएगा तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा। जब उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो रिपल्शन मिनिमम है। पास जैसे जैसे आता जाएगा रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और यहां पर रिपल्शन बोलेंगे मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच में जो भी होगा स्क्यू वाला, उसमें रिपल्शन इससे कम लेकिन इससे ज्यादा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, वैंडरवाल रिपल्शन बढ़ेगा, टोटल रिपल्शन बढ़ता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म स्टैगर्ड होता है, सबसे कम स्टेबल फॉर्म एक्लिप्स्ड होता है, और स्टेबिलिटी स्क्यू का इन दोनों के बीच में आता है। स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड बिकॉज द टोटल रिपल्शन इन द एक्लिप्स्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल रिपल्शन इन स्टैगर्ड। अगर हम लोग इसका एक पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट बनाएं वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहां से मान लो हम शुरू कर रहे 0 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन पहला वाला क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। जैसे जैसे हम उसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री तक, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और वो मैक्सिमम तक जाएगा। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री से रोटेट किए, शुरुआत किए थे स्टैगर्ड से और उसको धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और एक्लिप्स तक जाएगा, एक्लिप्स में मैक्सिमम होगा। फिर उसको 60 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा नीचे, फिर जाएगा ऊपर, फिर आएगा नीचे। इस तरीके का बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ हम लोग को मिलेगा। ये सारे पोजीशन पे स्टैगर्ड लाई कर रहा है और ये सारे पीक पे एक्लिप्स लाई कर रहा है, और स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में जो भी इमेजिन करो वो सारा का सारा स्क्यू फॉर्म होगा। हाँ, लीनियरली भी वैरी। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन जो होता है वो लीनियर होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैसा होता है? 100% जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी किस लिए बढ़ रहा है? रिपल्शन के वजह से। फिर अब दो मास के वजह से या दो चार्ज के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन तो नियरली वही आएगा। लीनियर आता क्या पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन? देन ये लीनियर नहीं है। ओके, आगे लिखो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द
the energy required to convert the staggered into the energy required to convert the staggered into eclipsed form. The energy required to convert the staggered into eclipsed form is called torsional energy. The energy required to convert the staggered into eclipsed form is called torsional energy. Obviously, staggered form में कुछ एनर्जी दोगे तब जाके ये eclipsed form में कन्वर्ट होगा, क्योंकि eclipse का एनर्जी क्या है, ज्यादा है staggered से. So indirectly हम लोग बोल सकते हैं कि staggered का एनर्जी माइनस द eclipsed का एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉर्शनल एनर्जी. और टॉर्शनल एनर्जी 3 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर पाया जाता है इथेन में. टॉर्शनल एनर्जी 3 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर पाया जाता है इथेन में. ध्यान रखिएगा, since eclipsed is least stable, the mole fraction of the eclipsed form is always nearly equal to 0. अगर 100 मॉलिक्यूल इथेन का है तो 100 में से 90 मॉलिक्यूल एक वक्त पे एंड स्टैगर्ड फॉर्म में हमको दिखेगा, और एक या दो हो सकता है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करे. कॉन्टिन्यूअस रोटेशन चल रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन कभी जीरो नहीं होगा. रोटेशन इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूअसली एट अ वेरी हाई रेट. लेकिन एक किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें कि कितने मॉलिक्यूल कौन से फॉर्म में है, तो हो सकता है मेरे को 90 मॉलिक्यूल दिखे स्टैगर्ड में, 8 मॉलिक्यूल हो सकता है दिख जाए मेरे को इधर उधर स्क्यू में, और 2 मॉलिक्यूल सिर्फ दिखे हमको एक्लिप्स्ड में. तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/100. मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्लिप्स्ड फॉर्म इज नियरली इक्वल टू 0 ऑलवेज. नाउ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम इस इथेन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्लिप्स्ड फॉर्म विल इंक्रीज, क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. एनर्जी जो प्रोवाइड करोगे तो जो स्टैगर्ड होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट होगा, एक्लिप्स्ड वाले में कन्वर्ट होगा. तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्लिप्स्ड फॉर्म टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है. अब देखो यहीं पर द डिफरेंस इन सेइंग द वर्ड कन्फॉर्मर एंड कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन इनफाइनाइट फॉर्म्स होते हैं, जैसे स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड और स्क्यू, सब एक साथ कन्फर्मेशंस हैं. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो कन्फर्मेशन मिनिमा पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम लोग हर मॉलिक्यूल का बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो कन्फर्मेशन मिनिमा पे होगा वही कन्फॉर्मर कहलाता है. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो कन्फर्मेशन, those confirmation which lies on the minima in potential energy diagram are called conformers. इथेन के कितने कन्फॉर्मर हैं, मात्र एक. इथेन का कितना कन्फॉर्मर है, मात्र एक, एंड दैट इज स्टैगर्ड. इथेन के कितने कन्फर्मेशंस हैं, इनफाइनाइट. अभी हम ब्यूटेन में देखेंगे 2-3 अलग अलग तरह का मेरे को मिनिमा मिलेगा. समझ में आ रहा है. और एक और बात ध्यान रखना, हो सकता है कि इस मिनिमा पे स्टैगर्ड मिला और इस मिनिमा पे स्टैगर्ड मिला, और ये दोनों स्टैगर्ड अगर काइरल है, तुम लोग रिपीटर हो, मान लो इनैंशियोमर दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है, काइरल दिख रहा है, तो ये दोनों को हम अलग अलग काउंट करेंगे. ये ऐसा आएगा जहां पर हम तुमको बताएंगे. लेकिन एज सच डेफिनेशन याद रखिएगा कि दोज कन्फॉर्मर विच लाइज, दोज कन्फर्मेशंस विच लाइज ऑन द मिनिमा इन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, दे आर ओनली कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स. चेयर फॉर्म का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम याद है तुम लोगों को?
याद है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, याद है? याद आ रहा है? चलो ठीक है, जब देखेंगे देखेंगे। क्लियर? तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। डेफिनेशन क्लियर है? स्टैगर्ड फॉर्म, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री तो स्टैगर्ड, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री तो एक्लिप्स्ड। अगला लिखो, कन्फॉर्मेशन इन प्रोपेन। वैंडर वॉल टोटल पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट है ये, अलग अलग नहीं है। इसको बोला जाता है टॉर्शनल एनर्जी, लेकिन द एनर्जी, टोटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड इज कॉल्ड टॉर्शनल एनर्जी, जो कि 3 किलो कैलोरी पर मोल के लगभग पाया जाता है इथेन। इंक्लूडेड है साहब। ये अगर हम बोल रहे हैं तो इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड, ये हम बोल रहे हैं तो इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द एक्लिप्स्ड, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड टॉर्शनल एनर्जी। Conformations in propane, फटाफट कॉपी करना। अभी दो बिल्कुल सिमिलर टाइप का चीज हम बताएंगे, CH3 CH2 CH3। कोई भी दो कार्बन के अबाउट आप कंफर्मेशन स्टडी करो, क्योंकि यहां पर दोनों कार्बन जो है आइडेंटिकल है। कार्बन 1 कार्बन 2 सेलेक्ट कर लो या कार्बन 2 कार्बन 3 सेलेक्ट कर लो, दोनों आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ? मान ले कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में स्लैंटिंग, कार्बन 1 पे 3 हाइड्रोजन और कार्बन 2 पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, MEHH। पहला न्यूमैन प्रोजेक्शन, सामने 3 हाइड्रोजन और पीछे 1 मिथाइल और 2 H। सामने वाले कार्बन को रोककर 60 डिग्री से पीछे वाले कार्बन को रोटेट करो, तो सामने वाला कार्बन जैसे था वैसे ही है। 60 डिग्री से रोटेट अगर करोगे तो मिथाइल, H एंड H, एंड अगेन 60 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन से आपको वही फॉर्म मिल जाएगा जिस फॉर्म से आप स्टार्ट किए थे। रिपीटेड। क्या पहला और तीसरा डिफरेंट है? पहला और तीसरा क्या डिफरेंट है? नो, दे आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री स्टैगर्ड, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री एक्लिप्स्ड, और इनके बीच में जितने भी सब स्क्यू फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन, एंगल ऑफ रोटेशन। इसमें भी नेचर बिल्कुल स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड, इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा। सारे मिनिमा पे लाई करेगा स्टैगर्ड, सारे मैक्सिमा पे लाई करेगा एक्लिप्स्ड, और इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस टॉर्शनल एनर्जी, बट द टॉर्शनल एनर्जी इज फाउंड टू बी 3.3 किलो कैलोरी पर मोल। क्या कारण है कि 3 से 3.3 हो गया? हम लोग तो टोटल रिपल्शन की बात कर रहे थे, वहां टोटल रिपल्शन में भी था प्लस वैंडरवॉल भी था। वैंडरवॉल किसके किसके बीच में था? 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में। यहां पर वैंडरवॉल रिपल्शन एक मिथाइल और एक H के बीच में। मिथाइल का साइज बढ़ गया, टोटल वैंडरवॉल रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन टोटल बढ़ जाने के कारण एक्लिप्स्ड का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, डिफरेंस भी बढ़ गया। क्लियर? सिमिलरली कन्फॉर्मेशंस इन N-ब्यूटेन, लेकिन कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन 1 कार्बन 2, सामने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और ठीक पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल। कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में सामने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल। मान लो यहां पर ET कर दिए, H कर दिए, H कर दिए, बिल्कुल सेम टाइप का 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, H H H,
ethyl H and H eclipsed form, again 60 degree clockwise rotation. We will get the same conformer in terms of energy and stability. Obviously इसे ही बोलेंगे हम लोग staggered form, इसे हम लोग बोलेंगे eclipsed form. यहां पर भी अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन, स्क्यू इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स. यही चीज वहां पर भी है, प्रोपेन में भी है. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर हम बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, इसमें भी ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, सिमिलर. सारे मिनिमा पे लाई करेगा स्टैगर्ड और सारे मैक्सिमा पे लाई करेगा एक्लिप्स्ड. और स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में क्या रहेगा, स्क्यू फॉर्म. यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस बिकम्स 3.6 किलो कैलोरी पर मोल. ऑब्वियसली अगेन इट हैज इंक्रीज्ड 3 से 3.3 और उसके बाद 3.6. ये टॉर्शनल एनर्जी में जो बढ़ोतरी हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वैंडर वाल रिपल्शन सिंस द साइज ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीजिंग. पहले H के बीच में रिपल्शन था, दूसरे में H मिथाइल के बीच में रिपल्शन हुआ और तीसरे में H और इथाइल के बीच में रिपल्शन हो रहा है. As the size of the group increases, van der Waal repulsion increases. Repulsion बढ़ने के वजह से eclipsed form का potential energy increases. Therefore, the torsional energy is increasing. ओके, अब सोचो कि टॉपिक यहीं से अभी शुरू हो रहा है. इतना तो हम लोग बेसिक पढ़े. कन्फर्मेशंस इन अगेन एन ब्यूटेन, बट कार्बन 2, कार्बन 3. आईटी जेई में अगर सवाल आएगा तो एन ब्यूटेन के कन्फॉर्मर से ही आएगा सवाल, या साइक्लोहेक्सेन का चेयर बोर्ड से सवाल आएगा. अभी तक हम लोग 4-5 टर्म्स का स्टडी किए. व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन क्यों होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना होता है, टॉर्शनल रिपल्शन क्या होता है, वैन डर वाल रिपल्शन क्या होता है, टोटल रिपल्शन क्या होता है, व्हाट इज अ स्टैगर्ड फॉर्म, व्हाट इज स्क्यू एंड व्हाट इज एक्लिप्स्ड एंड व्हाट इज देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर. इतनी चीज पढ़े ना. इतने टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं है. अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे.